नमस्कार। आज बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें आधुनिक भारत का आर्किटेक्ट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। उनकी कहानी सिर्फ एक समाज सुधारक की नहीं, बल्कि उस इंटेलेक्चुअल पावर हाउस की है जिसने सचमुच में भारत की नींव का नक्शा तैयार किया। ये जो शब्द है ना, ये खुद डॉक्टर अम्बेडकर के हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने बनाए हुए संविधान पर कितना कितना अटूट विश्वास था। मतलब उनके लिए ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं थी। नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का, उनकी आशाओं का एक जीता जागता प्रतीक था। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर वो कौन सी इंटेलेक्चुअल जर्नी थी जिसने एक अकेले इंसान को इतना काबिल बना दिया कि वो एक पूरे नए देश का भविष्य लिख सके। चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है विदेश से, उनकी पढ़ाई से। ये वो दौर था जब दुनिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वो उन औजारों को गढ़ रहे थे, उन विचारों को तराश रहे थे जिनसे आगे चलकर भारत का संविधान लिखा जाना था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सिर्फ 10 साल। 10 साल के अंदर इतनी सारी डिग्रियां, ये कोई मामूली बात नहीं है। और बात सिर्फ डिग्रियों की नहीं है। उन्होंने इकोनॉमिक्स, लॉ, सोशियोलॉजी, इन सब में इतनी गहरी महारत हासिल कर ली थी जो किसी भी देश को बनाने वाले के लिए बेहद जरूरी होती है। अच्छा, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तो उनके एक प्रोफेसर थे, जॉन ड्यूई। उनका अंबेडकर पर बहुत गहरा असर पड़ा। ड्यूई कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता, ये तो जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। और बस यही बात अंबेडकर ने पकड़ ली। उन्होंने भारत की नींव में इसी सोच को डाला कि जो भी बदलाव हो वो सिर्फ कागजों पर ना रह जाए, बल्कि असल में जमीन पर दिखे। आप देखिए, उनकी जो डॉक्टोरल थीसिस थी वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए लिखी गई रिसर्च नहीं थी। बिल्कुल नहीं। असल में वो आने वाले आज़ाद भारत के आर्थिक चैलेंजेस का एक पूरा ब्लूप्रिंट थी। मतलब सोचिए, वो एक स्टूडेंट के तौर पर ही देश की फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की नींव रख रहे थे। अब आता है कहानी में एक अहम मोड़, जब वो अपनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर भारत लौटे और यहां आकर उनकी डिग्रियों का सामना हुआ जाति के भेदभाव की कड़वी सच्चाई से। बस यहीं से एक स्कॉलर के, एक क्रांतिकारी में बदलने का सफर शुरू होता है। एक ही इंसान और दो दुनियाएं। एक तरफ वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के एक जाने माने प्रोफेसर थे, और दूसरी तरफ सड़कों पे उतरकर उन बुनियादी हकों के लिए लड़ रहे थे जो उनकी इतनी पढ़ाई के बावजूद उन्हें नहीं दिए जा रहे थे। ये जो विरोधाभास था ना, इसी ने उनके इरादों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। देखिए, उन्होंने अपनी नॉलेज को सिर्फ क्लासरूम या लाइब्रेरी तक नहीं रखा। उन्होंने कलम को हथियार बनाया, मूक नायक जैसे जर्नल शुरू किए और पत्रकारिता को सामाजिक चेतना जगाने का एक जबरदस्त जरिया बना दिया। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। और अब वो दौर आया जहां उनकी किताबी नॉलेज और जमीनी लड़ाई दोनों आकर एक साथ मिल गईं। इसी संगम ने उन्हें वो इंसान बनाया जो भारत के भविष्य का कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा काबिल था। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे उनकी पढ़ाई का असर सीधे सीधे देश पर पड़ा। उनकी डॉक्टरेट की थीसिस वो सिर्फ लाइब्रेरी में रखी एक किताब नहीं बनी। नहीं, उसी थीसिस से भारत के सबसे बड़े बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट निकला। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल, कितनी जमीन से जुड़ी हुई थी। और फिर आखिरकार उनका ये सफर उन्हें उस मुकाम पर ले आया जिसके लिए इतिहास उन्हें आज भी याद करता है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। उनकी कानून की समझ, इकोनॉमी की विशेषज्ञता और सोशल जस्टिस के लिए जो उनकी जिद थी, इन सब ने मिलकर उन्हें इस ऐतिहासिक काम के लिए सबसे सही इंसान बनाया। ये नंबर देखिए, 60। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस जबरदस्त मेहनत और गहरी रिसर्च का सबूत है जो भारत का संविधान बनाने में लगी थी। क्या मतलब है इस 60 का? इसका मतलब है कि भारत का संविधान लिखने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने करीब करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा। सोचिए कितनी मेटिक्युलस, कितनी एविडेंस बेस्ड अप्रोच थी। उन्होंने दुनिया भर के सबसे अच्छे कानूनों को लिया और फिर उन्हें भारत के हालात के हिसाब से ढाला। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? यही कि अंबेडकर की जो क्रांति थी वो सिर्फ जोश या जुनून की क्रांति नहीं थी। वो एक सोची समझी, तर्क पर आधारित एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थी। ये जो संविधान के मुख्य स्तंभ हैं, जैसे हर नागरिक को आज़ादी, छुआछूत का खात्मा, महिलाओं को अधिकार, आरक्षण की व्यवस्था, ये सब क्या है? ये उनके पूरे जीवन के संघर्ष और उनकी पढ़ाई का निचोड़ हैं। उन्होंने ये पक्का किया कि आज़ादी सिर्फ राजनीतिक ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी हो। और सबसे जरूरी, ये आज़ादी देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।
और इस कहानी को हम खत्म करते हैं उनके इस एक पावरफुल मैसेज के साथ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, उनके पूरे जीवन का निचोड़, एक ऐसी सोच जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी।